हेलो दोस्तों, स्टडी व्लॉग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे पीजीटी एचटेट 2020 में जो जनरल पार्ट में क्वेश्चन आए हुए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 61। तो ये कहता है इन ए कोड लैंग्वेज डिस्टेंस इज़ रिटन एज ID। इसको इस तरीके से लिखा जाता है एंड डॉक्यूमेंट इज़ रिटन एज दिस देन द सेम कोड। थर्ड डे को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को ले लेते हैं। पहले डिस्टेंस का जो कोड बनेगा हमारा इसको ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब डिस्टेंस को पहले ऐसे लिख लेते हैं DISTANCE, ठीक है। अब इसको लिखा गया है इस तरीके से, यानी IDTATOEC। अब इसमें रिलेशन जो है वो ये बनेगा, ये आई यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया और ये सी जो है यहाँ आ गया। अब इसको वैसे चेंज करने के बाद देख लेते हैं, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं पहले कौन कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब थर्सडे का यानी एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। स्टार्टिंग में आना चाहिए एस, ये गलत ये गलत, ठीक है। और नेक्स्ट बी लास्ट वाला भी चेंज हो रहा है, लास्ट वाला चेंज हो रहा है तो यानी कि वाई यहाँ आना चाहिए और ये ए यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि दोनों में सेम है, ठीक। नेक्स्ट अब एस को हमने क्या किया, टी, यानी कि एक इंक्रीज़ किया है। एस के बाद टी आता है, यू के बाद अगर यहाँ चेंज करें तो यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा। ये टी है, ये गलत हो गया। अब बस ये इसका आंसर है। जस्ट पूरा ना सोल्व करके एक में हम कोड को देख लेंगे कि किसका लॉजिक लगा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से 10 दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से संदर्भ में किस दिशा में है। पहले वो चला 10 मीटर उत्तर, ठीक है। अब यहाँ से चला स्टार्ट, 10 मीटर यहाँ से चल गया, फिर वापस दक्षिण में आ गया 6 मीटर, यानी कि अभी वापस मुड़ के आ गया, 6 उल्टा आ गया, 4 ये बच गया। अब यहाँ पे आ गया। अब पूर्व की ओर चलता है 3 मीटर, पूर्व की साइड है, 3 मीटर यहाँ चला गया। अभी यहाँ पे है तो शुरुआत में यहाँ से क्या था। अब ये इस पोजीशन में, यहाँ पे जो पोजीशन है शुरुआती से किस पॉइंट पे है, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे यहाँ से। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, ये बन गई आपकी वैसे ईस्ट, यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये बन गई आपकी ईस्ट और नॉर्थ, यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% से वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या थी तो पहले कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टिव इसका अगर 5% कमी हो रही है और ठीक है, तो 5% कितना हो गया हमारे पास, 5% हो गया 1/20, ठीक है। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, यानी कि 20 का एक बार 21 हो गया और 20 का एक बार 19 हो गया। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 एकम 19 और 1 38 और 1 39, ठीक है। अब ये दिया गया है 2 साल के अंत में, इसकी वैल्यू दी गई है 79800। अब ये कितने पे कटेगा, 39 दूनी 78 और 9 दूनी 18, ठीक है, 2 पे कटेगा ये 200। पहले की वैल्यू पूछी है कि आरंभ में कितनी जनसंख्या थी, तो गुणा में 200 कर देंगे, 4 दूनी 8 के बाद 4 0, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी में बताना है कि गलत पद कौन सा है। अब देखते हैं, 1 5 9 15 17, 1 के बाद 5 + 4 हुआ, 5 के बाद 9 फिर +4 हुआ और 9 के बाद हुआ यहाँ पे 6 और यहाँ आ गया 17। यहाँ पे हुआ कितना, +4, ये +4, ये +4 होना था। अगर यहाँ पे 13 आता तब तो सीक्वेंस पूरी थी, तो 13 और फिर 4 17, यानी कि 15 गलत हो गया। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वही ठीक है, बाकी ABCD चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा आंसर निकल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, आयतन का अनुपात बताना में क्या होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई/r² होता है
ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच यानी R1H1 और पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, या R2H2 पाई से तो पाई कट ही जाएगा, बचा क्या त्रिज्या और हाइट यानी इसका स्क्वेयर 2 दूनी 4 इंटू में इसकी हाइट कितनी होगी 5 इस टू 3 3 9 इंटू 3 यानी कि 20 इस टू 27 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, श्रीमती वाई मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए देखते हैं कि एक्स ने कहा है वाई को, मतलब एक्स ने कहा है वाई के लिए कि वाई कुछ है। ठीक है, एक्स ने कहा वाई को कि यह मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, यानी कि इसकी माँ होगी। अब इसका पौत्र यानी इसका पोता यानी इसका लड़का यहाँ होगा, ये इसका पुत्र होगा। ठीक है, अब वो इसकी वाइफ है। ठीक है, अब ये इसकी वाइफ है, इसका पेरेंट इसका पापा हो गया, इसका फादर हो गया। फादर होने के बाद यानी इसका क्या बना, ससुर बन गया। ठीक है, ये इसका लड़का, ये इसकी वाइफ, तो इसका ससुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्णों का क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र सार्थक शब्द में विभाजित किया जा सकता है? तो इसमें हमने बताना है कि कितने इसमें हम वर्ड बना सकते हैं। एक को हर वर्ड को एक बार यूज़ करना है। अब इसमें हम बना तो काफ़ी सारे वर्ड सकते हैं। देखो जैसे कि अब हर्टलेस है। ठीक है, अब लिख लेता हूँ HEARTLESS। अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, या तो पूरा एक बार ही लिखे या आर्ट लिखे और एलएस लिखे, तीनों का एक एक वर्ड यूज़ है, यानी एक एक बार यूज़ किया गया सारे वर्ड का, तो कितने हो गए 3। इसके अकॉर्डिंग तो होगा 3 आंसर। अगर हम पूरा हर्ट ले ले यानी कि पूरा हर्ट एक अलग ले लेते हैं और लेस अलग ले लेते हैं तो बनेगा 2 आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर या 3 होगा या 2 होगा, या फिर अब अगर HTET या SSC अगर लेस को वर्ड ना माने तो ओनली हर्ट को वर्ड माने तो 1 आंसर होगा। अब इसको उसने क्या आंसर माना है ये मुझे भी नहीं पता, बट इसका आंसर मल्टीपल हो सकते हैं कि ऐसे माने या ऐसे माने। ठीक है, वो आप आंसर की में चेक कर लेना एक बार कि क्या आंसर दे रखा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में यानी फेल हो गए और 38% विज्ञान में फेल हो गए, 19% दोनों में फेल हो गए। तो हम बना देते हैं यहाँ पर, ये हो गया सर्कल हो गए दोनों, यहाँ कितने हैं 19 फेल हो गए दोनों में। साइंस में हो गया हमारे 38 यानी कि 19 यहाँ बच गए, साइंस यहाँ हो गया और इंग्लिश यहाँ हो गई 19, तो ये हो गए, और 19 और 8 27 ये हो गए। अब टोटल पास बताने हमने कितने हो गए, यानी कि 19 दूनी 38 और 8 46% तो वे जो फेल हो गए। अब पास कितने बचे 46 और 4 50, यानी कि पूरा 100% था। 100% में से अगर 46% हमने माइनस कर दिया कितना बच गया 54% जो थे वो हमारे पास हो गए दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रेणी में अगले पद क्या है? ठीक है, अब ये इतनी बड़ी सीरीज दिख रही है, ये इसमें मल्टीपल सीरीज का कंसेप्ट है। 20 19 17 14 और फिर ये आएगा -1 2 3 और ये 4 होगा तो ये 10 आ जाएगा। फिर कितना हो गया 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर ये 1 माइनस। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया 10 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए टोटल 5 घंटे लेते हैं और पानी की गति बतानी हमने क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, ये सब टेढ़ा सोल्व कर लेते हैं कि वो 13 किलोमीटर जा रहा है कितना, यानी कि विपरीत दिशा में हो गया x माइनस वाई स्पीड, और 28 किलोमीटर जा रहा है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन दे रखी है, या तो हम इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करें, वैल्यू पुटिंग करें, या इसको मल्टीप्लाई करके और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तब सॉल्व करें, या फिर जैसे अब मैं करने वाला हूँ कि हम 5 से इसको काट लेते हैं पहले। ठीक है, ये कितना कटेगा 5 दूनी 10 और 5 6 30,
और ये कितना हो गया 25 और 5 या 23। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 2.6 x माइनस वाई प्लस 5.6 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 1 है तो ये साइड इक्वेशन 1 होनी चाहिए, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये भी हाफ के बराबर और ये भी हाफ के बराबर, यानी कि ये जो है ये भी हमारी हाफ होनी चाहिए और ये भी हमारे पास हाफ होनी चाहिए। ठीक है, तभी दोनों का सम क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम हाफ के बराबर रख लेते हैं। 2.6 x प्लस वाई बराबर 1/2 है, यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया 26 दूनी 52 2.5.2 और सिमिलरली यहाँ से नहीं x माइनस वाई आएगा, नहीं x माइनस वाई। सिमिलरली अगर x प्लस वाई करेंगे तो 56 दूनी 112। अब इनको माइनस कर देंगे क्योंकि हमें y निकालना ना, तो माइनस करेंगे माइनस ये माइनस, तो ये कट गया, ये आ गया माइनस का 2 वाई इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस का कैंसिल और ये वाई की वैल्यू आ गई 3। तो ये जो मेथड इसका यही बेस्ट मेथड है कि हमने इस दोनों को पहले 5 को काट दिया, 5 को काटने के बाद 1 आ गया, दोनों हाफ हाफ होंगे, हाफ हाफ होने के लिए दोनों को 1/2 इक्वल रख दिया, सिंपल सॉल्व कर लें। तो आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, वैल्यू पुटिंग करोगे, इनमें से काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है यदि शाम में 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह 3 को कितनी बार लिखेगा। ठीक है, अगर 3 को लिखना है तो उसको 3 को लिखेगा 20 बार। ठीक है, पहले आ जाएगा यानी 1 से लेके 10 तक तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, और पहली बार कितना आएगा 10 और तो 20 बार लिखेगा। जैसे कि अब यूनिट प्लेस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, यानी ये यूनिट प्लेस ये टेंस प्लेस। अब दहाई के अंक पर भी वो 10 बार लिखा जाएगा और जो टेंस और जो इकाई का अंक है वहाँ पर भी 10 बार लिखा जाएगा और 100 प्लस पे जाएगा ही नहीं क्योंकि 100 तक है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी ही नहीं, तो टोटल हो गए 20। अगर यहीं आपसे पूछा होता कि 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार लिखा जाता, सपोज करते हैं कि वो 1 कितनी बार लिखा जाता, तो वो लिखा जाता है 21 बार, क्योंकि उसमें जो है जो 100 प्लेस होता है 1 ये भी काउंट होगा, तो उसका आंसर होगा 21। लेकिन 1 को छोड़ के जो बाकी है 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सभी कितने बार आएंगे 20 बार। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो है वो बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, ई ए और सी के मध्य में है। ठीक है, अब हम पहले ये लिख लेते हैं कि जो ए है वो बी से बड़ा है, सी और डी दोनों बड़े किससे ई से, ए और सी के मध्य में क्या है, ए और सी के मध्य में यहाँ कहीं ई है और सी जो है वो बड़ा है बी से। ठीक है, पहले हम ये कंडीशन लेते हैं कि ए और सी के मध्य में होना चाहिए ई। ठीक है, अब सी जो है वो बड़ा दे रखा है ई से। ठीक है, और ए बड़ा दे रखा हमको बी से। अब ये हमारे बीच में होना चाहिए और ई से बड़ा है हमारे पास डी। अब यहाँ तो कुछ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी। अब डी जो है ई से बड़ा है, सी बी से बड़ा है और सी जो है क्या दे रखा, सी जो है बी से बड़ा है। अब सी बी से कब बड़ा होगा, जब यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तभी होएगा। बस ये रिलेशन बनाना था हमें। तो अभी बताना है क्या इनमें से ट्रू होगा, क्या ए जो सी से बड़ा है ए सी से छोटा है, नहीं। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा नहीं है। डी सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है, हाँ है। ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है। ई बी से बड़ा है, ई जो है वो बी से बड़ा है, ये भी है। अब दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ये भी है और ये भी है, लेकिन हमने ये इसमें ग्रेटर देन लगा तो दिया, लेकिन क्वेश्चन में दे तो नहीं रखा कि सी और डी जो है वो ई से बड़ी है। हो सकता है डी इसके बराबर हो। ठीक है, सी और डी में तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो क्या पता सी और डी दोनों बराबर दे रखे हो भी सकता है। इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये आंसर ना हो कि हम इसको आंसर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिलेशन डेवलप हो चुका है और इसके बारे में हमको कुछ कहा नहीं गया, इसलिए हम इसको इस चीज़ को हम आंसर मानेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये जो है वो बी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम टी आर के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एम केवल डी से छोटा है, एम जो है केवल टी से छोटा है। ठीक है, और डी केवल के से लंबा है। डी जो है, अब डी यहाँ से मान लेते केवल के से लंबा है, तो इनमें से तीसरा कितने हो गए 2
4 और 5 हो गया ना। अब डी जो है केवल किसी लंबे में तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया एम इससे छोटा, ये डी जो है वो ओनली इससे बड़ा है और एम जो है केवल टी से छोटा है। अब ये इससे छोटा सकता है बस, और ये इससे लंबा हो सकता है, यानी कि आर जो होगा वो इनके बीच में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने बाउंडेशन लगा दी, इसने बाउंडेशन लगा दी। अब रास्ता बीच का ही बचा है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, आ रही है बीच में, तीसरे पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, इसको अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे कि वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की 4 और बी की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में दे रखा हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचेगा, 1:3/4 का स्क्वायर प्लस 2:1/3 का स्क्वायर। अभी जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी 5 वर्ष के बाद, और 5 वर्ष पहले की बात करें तो उसके पुत्र की आयु, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो बताइए वर्तमान आयु क्या होगी। अब 5 वर्ष पूर्व है, 7 गुना है पिता की आयु, ठीक है। ये फादर है, ये सन है। परसेंटेज इसकी इनकी यहाँ मान लेते हैं, 5 साल पहले यहाँ मान लेते हैं और 5 साल बाद यहाँ मान लेते हैं। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो उनकी आयु 7 गुना थी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु अगर हम 40 मान लें यहाँ पर, ठीक है, और मानेंगे कैसे, क्योंकि वो 7 गुना होगी, यानी कि अगर उसमें से हम 5 माइनस करेंगे फादर की एज में से तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। 5 माइनस करेंगे 45, 40 आएगा, नहीं है। 5 माइनस करेंगे, ये भी नहीं, डायरेक्ट ये आंसर है इसका। देखते हैं, ये 40 आ गई प्रेजेंट वैल्यू। अगर वापस 5 साल बैक जाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 35। सन की कितना गुना है, 7 गुना, और 5 साल बाद में आएंगे तो कितना होगी, 45। अगर ये 5 साल 5 पीछे थे ना, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी 15 हो 5, क्योंकि तो 20 की 7 गुना 35 होगा, और 5 साल आप वापस आएंगे यहाँ से तो ये होगी 10, ठीक, ये होगी परसेंटेज। और फ्यूचर में जाएंगे प्लस 5 करेंगे तो आएगा 15, और इसकी कितनी होगी, 3 गुना। जस्ट एक इस पॉइंट से कि उनकी आयु 7 गुना होगी, उससे से हम 40 आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो 5 माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो 7 का मल्टीपल होगी, और 7 का मल्टीपल एक ही आंसर है, भाई इसका आंसर होगा। या आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई नहीं। अब एक व्यक्ति सिर और पैर ऊपर करके, सिर नीचे और पैर को ऊपर करके अभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस प्रकार होगा। हम मान लेते हैं ये डायरेक्शंस है, ठीक है। अब आदमी ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो ऐसे खड़ा है, ऐसे लंबा, ठीक। अब फेस तो उसका इस साइड है, ठीक है, फेस उसका इस साइड है, तो उसका बायां जो हाथ होगा वो होगा अपर की साइड, क्योंकि फेस इसका ऐसे है। अब वो ऐसे घूम के खड़ा है, लेकिन बायां हाथ जो उसका नॉर्थ की साइड होगा और दायां हाथ उसका ऐसे होगा। या फिर आप अगर उसका उल्टा सोचो कि अगर इस साइड फेस कर रहा होता, मान लो सीधा हाथ इसका ऊपर होता, अगर इस साइड फेस कर रहा होता तो मान लेते हैं अगर ऐसे खड़ा होता, जैसे इस साइड फेस करके, तो सीधा हाथ यहाँ होता और उल्टा हाथ यहाँ होता, लेकिन वो उल्टा खड़ा हुआ ऐसे इस यानी कि वेस्ट की साइड खड़ा हुआ है, तो उल्टा हाथ यहाँ होगा और सीधा हाथ यहाँ होगा, ठीक है। तो उल्टा हाथ हो गया उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी है, जो टंकी को 30 मिनट में और बी जो है 37 मिनट लेते हैं पूरा भरने में। अब दोनों खोल दिया जाता है, खोलने के बाद नल को ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम से भर जाए। तो 36 और 30 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 180, 3 6 18 और 37 पंजे 180। अब मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास ए और बी चलना स्टार्ट हुए इस पॉइंट से। अब ये चलते रहे ए और बी, ठीक है। ए को कब बंद करना चाहिए, टंकी 18 मिनट में भर जाए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलिए 18 मिनट तक,
यानी कि बी ने पूरा 18 मिनट तक काम करा है। ये तो बात क्लियर है क्योंकि बी ने आखिरी दम तक साथ दिया है, आखिरी दम तक साथ दिया है। तो यानी कि 5 गुना में 18 जो है 18 पंजे 90। ये काम किया किसने, बी ने अकेले ने भाई 90 काम पूरा निपटा दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब जो 90 काम बचा वो किसने किया, वो किया 6 ए ने किया कितने मिनट में, 15 मिनट में। यानी कि ए ने 15 मिनट तक काम किया, यहाँ से यहाँ तक उसने सिर्फ 15 मिनट काम किया। तो इसने यहाँ पे 90 काम कर दिया और इसने पूरा कितना काम करा, इसने 90 काम किया। यानी उसको 15 मिनट चला के आधा काम करा उसे हटा देंगे कि तुम निकल लें यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये है की राशि इतने रुपये बन जाती है। यानी प्रिंसिपल ये दिया गया है और 10% की जो अर्धवार्षिक वार्षिक ब्याज को अगर अर्धवार्षिक काउंट करेंगे तो इतने रुपये बन जाएंगे। तो टाइम बताना है क्या होगा। तो 10% कितना हो गया 1/10, तो 10:11 का रेशो हो गया। ठीक है, हम इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो हम इसको लिख लेंगे 10/11 का पावर t। अब 10 को मानते हैं प्रिंसिपल, ये मानते हैं इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 800 और इंटरेस्ट हो गया 926.1 की पावर समथिंग कुछ भी, अभी तो पावर निकली नहीं। अभी डेसिमल हटाएंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं ये गलत हो गया ना, जी थोड़ी ना होगा। अब 10% है, अर्धवार्षिक ब्याज की दर से दे रहे हैं ना, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक तो कंप्लीट हो गया। यहाँ कर लेते हैं अर्धवार्षिक जो है 10% तो पूरा होल ईयर की है, तो ये अर्धवार्षिक हो जाएगी 5% यानी हाफ ईयरली। तो 5% होता है 1/20 और 1/20 को लिखेंगे 20:21 यानी 20/21 की पावर t इज टू 8000:29261। ठीक है, अब t ये है। अब इसको हमने क्यूब में या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना होगा ताकि ये दोनों पावर इन दोनों का जो बेस है सेम बन जाए। अब साफ साफ दिख रहा है कि 20 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 8000 बन जाएगा। और मैक्सिमम चांस में क्या होता है कि इन्हीं का वो जो है क्यूब बन जाता है, हमें कई बार काटने की जरूरत पड़ती है लेकिन बन जाता है। और एक का बन जाता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक बना ही होता है, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती। यानी कि ये 20 का क्यूब बन गया, सपोज ये 20 का क्यूब बन गया। और नीचे वाले का आपको पता हो या ना पता कोई दिक्कत नहीं है, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि अगर ऊपर वाले का बन गया तो नीचे वाले का बन ही जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 21 का क्यूब हो गया। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई 3। और स्टूडेंट टी को अगर 3 निकालते ही डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 3, जो कि गलत है क्योंकि हमने टी जो है 3 जो है हमारे पास 3 हाफ ईयरली आया, क्योंकि हमने रेट जो मानी थी वो हाफ ईयरली मानी थी, हमने अर्धवार्षिक काउंट की थी यानी कि हाफ ईयरली काउंट की थी, इसीलिए 3 हाफ ईयरली आया है। यानी एक हाफ ईयरली और ये दूसरी हाफ ईयरली और नेक्स्ट हाफ ईयरली, तो ये दोनों मिलकर कितना बनेगा 1 ईयर और ये हाफ ईयर यानी 1.5 साल। तो 1.5 साल इसका आंसर बनेगा, ना कि 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ तथा हानि % ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इसके लिए छोटा सा फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। जस्ट ये एक सिंगल लाइन का फार्मूला है। और अब 6 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि 6 का सेलिंग प्राइस वो बराबर किसके है 8 पेनों का क्रय मूल्य के बराबर। 8 पेन का सीपी का नहीं, ये दूसरी चीज़ में होता है, ये अलग यूज़ होता है। ये फॉर्मूला है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो इस क्वेश्चन में जो दूसरे क्वेश्चन के लिए होता है। अब ये तो जस्ट सिंपल है, इसको अगर हम काट देंगे तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस से सीपी का रेशो, कॉस्ट प्राइस से एसपी का रेशो कितना आ जाएगा 3 और 1:4। प्रॉफिट कितना हो गया 1, कितने पे 3 पे यानी कि 1:3, तो 33.3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ हरियाणा के जीके क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। इसका जैसे अब जहाँ तक मुझे पता है कि जो छठे वित्त आयोग जो बने हमारे, कौन बने थे, ये राघवेंद्र जी बने थे। और ये उर्दू के अकादमी में शायद चंद्र थे या कुमुद थे, शायद चंद्र कुमुद में से दोनों में से कौन है, शायद कुमुद है मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं, इन दोनों में से कोई एक है,
देख लेना आप लोग। अब बेगम समरूप जो महल हो तो हमारा गुड़गांव में ही आई। अब कॉमनवेल्थ में अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है? ये देती है शायद 1.5 करोड़। आई थिंक 1.5 करोड़ है इसका आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।